आज जो हमारे टॉपिक है उसका नाम है इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ द ब्रिटिश रूल। आप जानते हैं कि भारत में अंग्रेज़ों का शासन 1757 ईस्वी से शुरू हुआ और वो 1947 ईस्वी तक चला, तो कुल 190 साल चला। तो इस पीरियड में हमारे देश की आर्थिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में हम आज इसका व्याख्या प्रस्तुत करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा देश पहले भी गुलाम रहा। मुसलमानों के पीरियड में बहुत सारे आक्रमणकारी हिंदुस्तान में आए और उन्होंने हमारे देश के विभिन्न भागों पर कब्जा किया। मैं आपको पूर्व के वीडियो में बता चुका हूं कि किस तरह से मौर्यों के पतन के बाद में इंडो ग्रीक्स, पार्थियंस, कुषाण, शक, ये सभी आए, लेकिन वो हिंदुस्तानी समाज में मिक्सअप हो गए, खप गए, क्योंकि उनका अपना कोई अलग रिलीजन नहीं था, धर्म नहीं था, उनका कोई अपना आइडियोलॉजिकल या विशेष कोई विचारधारा नहीं था, और जिसके कारण से वो पूरी तरह से हिंदुस्तानी समाज में खप गए और हिंदुस्तानी समाज ने भी उनको पूरी तरह से अंगीकार किया। जब हिंदुस्तान में मुसलमानों का आक्रमण हुआ तो जैसा कि आप जानते हैं कि इस्लाम एक जुझारू धर्म था, मोहम्मद साहब के द्वारा स्थापित धर्म था। तो इस्लाम के मानने वालों ने यहाँ पर बहुत सारे हिंदुओं को इस्लाम में कन्वर्ट तो किया, लेकिन वो हिंदुस्तान से वापस सेंट्रल एशिया या ईरान या अरबिया नहीं गए, यहीं के होके रह गए। लेकिन अंग्रेजों के साथ ऐसा नहीं हुआ, वो हमेशा विदेशी रहे। उन्होंने हिंदुस्तानी समाज से कभी अपने आप को मिक्सअप नहीं किया। काम करने के बाद में यहाँ से फिर वो इंग्लैंड चले जाते थे। उनके पेंशन यहाँ के ब्रिटिश इंडिया सरकार वहन करती थी, उनको तनख्वाह देती थी और सारे जमा पूंजी लेकर के वो इंग्लैंड चले जाते थे। हिंदुस्तान में भी जो ब्रिटिश सेना छावनी में रहती थी, जो गांव और शहरी कस्बों से दूर होता था, और उनका मानना था कि हम यहाँ के लोगों के साथ में ज़्यादा मिक्सअप नहीं होंगे। तो दोस्तों, पहला जो प्रभाव हुआ वो क्या था? डिसरप्शन ऑफ ट्रेडिशनल इकोनॉमी। जो पारंपरिक जो अर्थव्यवस्था था उसका पूरी तरह से टूट फूट या खात्मा। ऐसा क्यों हुआ? पहले के ज़माने में जो आक्रमणकारी हिंदुस्तान में आए तो उन्होंने हिंदुस्तान की जो सेल्फ सफिशिएंट विलेज स्ट्रक्चर था, सेल्फ सफिशिएंट, इसके बारे में पहले ही बता चुका हूं कि इस जो गांव जो था वो स्वायत्त था। गांव के लोग बाहरी एजेंसी पर बहुत कम निर्भर हुआ करते थे।
विलेज कम्युनिटी के पास में पूरी गांव की जमीन होती थी। विलेज कम्युनिटी का यह दायित्व होता था कि गांव में शिक्षा का प्रचार प्रसार करे, तालाब का निर्माण करे, सिंचाई की व्यवस्था करे, गार्डन मतलब बगीचे की व्यवस्था करे। तो विलेज कम्युनिटी सुप्रीम था और बाहरी एजेंसी पर वो बहुत कम निर्भर था। इवन जो मनी लेंडर्स थे, मतलब सूदखोर या महाजन, वो अंग्रेज के आने से पहले वो एक निश्चित सीमा से ज्यादा सूद नहीं ले सकते थे, ब्याज नहीं ले सकते थे, क्योंकि विलेज कम्युनिटी का उन पर दबाव रहता था। लेकिन अब क्या हो गया, अंग्रेजों के आने के बाद में सेल्फ सफिशिएंट विलेज स्ट्रक्चर जो था वो पूरी तरह से टूट गया। जो विलेज की, जो गांव की जो स्वायत्ता थी, उसको अंग्रेजों ने पूरी तरह से खत्म कर दिया। और वो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि लैंड को, जो जमीन है, उसको उन्होंने क्या किया, सेलेबल बना दिया, बिक्री होगी। वो कैसे हुआ ये, इसके बारे में अभी मैं बताने जा रहा हूं आपको। तो पहले के जमाने के जो आक्रमणकारी आते थे तो उनका ज्यादा से ज्यादा काम ये होता था कि वो टैक्स वसूलते थे। माने टैक्स वसूलने वाले अधिकारी बदल जाते थे और कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं होता था। लेकिन जब अंग्रेज आया तो उन्होंने जो ट्रेडिशनल इकोनॉमी थी, हमारी जो पारंपरिक अर्थव्यवस्था थी, और पारंपरिक अर्थव्यवस्था क्या थी, स्वायत्त अर्थव्यवस्था, जहां पर कि जो गांव की कम्युनिटी माने विलेज कम्युनिटी सुप्रीम हुआ करता था, उसको तहस नहस कर दिया गया। और दोस्तों, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि लैंड को सेलेबल बना दिया गया। पहले के लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि अंग्रेजों ने शुरुआती दौर में उन्होंने इजारेदारी सिस्टम लागू किया था। ये इजारेदारी सिस्टम बंगाल में लागू हुआ था और इसका मतलब यह था, लॉर्ड क्लाइव ने भी और शुरू में वारेन हेस्टिंग ने भी, इसका मतलब वो ये हुआ कि जो ज्यादा से ज्यादा पैसा देगा उसको जमीन दे दी जाएगी। मतलब जमीन को ऑक्शन पर डाल दिया गया, नीलामी में, और जो ज्यादा पैसा देगा उसको वो जमीन दे दी जाएगी। इसका परिणाम क्या हुआ कि बहुत सारे जो रेवेन्यू फार्मर्स थे वो डिफॉल्टर हो गए। उन्होंने समय पर भुगतान नहीं किया तो या तो वो जेल गए या उनकी जमीन छीन ली गई। तो बाद में इसका दुष्परिणाम यह हुआ कि 1/3 भाग, बंगाल का 1/3 भाग जो है वो जंगल हो गया। माने किसान जमीन छोड़ के भाग गए, जहां पर कि कोई खेती नहीं की जा सकती थी, क्योंकि खेती करने वाला कोई था नहीं। तो इस दुर्दशा को देखते हुए बाद में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने परमानेंट सेटलमेंट, दूसरा भाग क्या था, परमानेंट सेटलमेंट, तीसरा। तो दोस्तों, इस प्रकार से अंग्रेजों ने 4 प्रकार के रेवेन्यू सिस्टम लागू किए थे और ये इजारेदारी सिस्टम तो बाद में खत्म कर दिया गया और 1793 ईस्वी में परमानेंट सेटलमेंट बंगाल सूबा में इसको लागू किया गया, जिसमें कि जो रेवेन्यू फार्मर था उसी को ऑनर ऑफ द लैंड बना दिया गया। ऑनर ऑफ लैंड, जो हिंदुस्तान में पहले कभी नहीं हुआ। रेवेन्यू फार्मर बिकेम, लगान वसूलने वाले कर्मचारी किसान, उसको बोलते हैं रेवेन्यू फार्मर। दे बिकेम द ऑनर ऑफ लैंड, और उनको 10/11 भाग जितना भी वसूल करेंगे वो 10/11 भाग जो ना अंग्रेज को जमा करना होगा, अंग्रेज शासन को, और 1/11 भाग रेवेन्यू फार्मर के पास में दिया गया। ये जो
परमानेंट सेटलमेंट था वो लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा लागू किया गया था, और ये पूरे ब्रिटिश इंडिया के 19% ब्रिटिश इंडिया के 19% इलाके में लागू था। 19% इलाके में लागू था। ठीक है। उसी तरह से रैयतवारी सेटलमेंट जो है, यहां पर अंग्रेजों ने जस्ट उलट किया और उन्होंने रैयत को, मैंने किसान को ऑनर ऑफ द लैंड बनाया, और ये मद्रास और बॉम्बे प्रांत में इसको लागू किया गया मुनरो के द्वारा। और इसके बाद में महलवारी सिस्टम ये पंजाब सूबा में, अवध में, आगरा सूबा में, उस जमाने में आगरा सूबा अलग हुआ करता था, अवध सूबा अलग हुआ करता था। पंजाब में महलवारी सिस्टम लागू किया गया। दोस्तों, महलवारी सिस्टम जो है पूरे महल, मतलब पूरे गांव के लंबरदार के साथ में होता था, जिसमें कि उसे 5% कमीशन दिया जाता था। जितना मान लो 100 रुपया उसने रेवेन्यू कलेक्शन किया, तो 5% उन्हें 5 रुपया जो है ना लंबरदार को दिया जाता था। लेकिन अभी जो ये तीनों प्रकार के जो सेटलमेंट हुए, ये बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह सेटलमेंट था, जो हिंदुस्तान के किसानों को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। वो कैसे था कि देखिए कि परमानेंट सेटलमेंट या अस्थाई बंदोबस्त के माध्यम से बंगाल सूबा में, उत्तरी कर्नाटक में के हिस्से में और बनारस में इसको लागू किया गया था। जैसा मैंने बताया कि 19% इलाके में इसको लागू किया गया था, 50% इलाके में रैयतवारी सिस्टम लागू किया गया था, और करीब 20-21% इलाके में महलवारी सिस्टम लागू किया गया था। तो इस प्रकार के 3 प्रकार के सेटलमेंट अंग्रेजी हुकूमत के समय में लागू थे। लेकिन तीनों प्रकार के सेटलमेंट का लब्बो-लुबाब यह था कि यह किसानों के लिए पूरी तरह से नुकसानदेह था, और इसका परिणाम यह हुआ, जैसे रैयतवारी में 50% से ज़्यादा उन्होंने लगान वसूलना शुरू किया। उसी तरह से महलवारी में भी शुरू के दिन में 60-62% लगान वसूल करना चालू किया, बाद में उसको 50% किया गया। और परमानेंट सेटलमेंट में एक ही बार जो है ना सेटलमेंट किया गया, लेकिन जो रेवेन्यू फार्मर था, जो बाद में जमींदार कहलाए, उनको ये छूट प्रदान की गई कि वो रैयतों से अधिक लगान वसूल कर सकते हैं। तो धीरे धीरे क्या हुआ, शुरुआती दौर में बहुत सारे जो पुराने जमींदार थे वो तो डूब गए, उनका जमीन नीलामी पर चढ़ गया। जो गांव देहात में रहने वाले जो जमींदार थे, वो सारे के सारे लोग, जमींदार लोग डूब गए, और उसके बदले में नए जमींदार की उत्पत्ति हुई। और ये जो नए जमींदार थे वो शहरों में रहने वाले थे, अधिकांश मामले में वो मर्चेंट थे, मनी लेंडर्स थे, जिनका कि जमीन के डेवलपमेंट में या गांव देहात में रहने का कोई रुचि नहीं था। और उन्होंने सब इन फ्यूडेशन, या उसको क्या बोलेंगे, इंटरमीडियरीज या सबलेटिंग सिस्टम लागू किया। और कभी कभी कहीं कहीं तो 50 सबलेटर्स था, जिसके परिणाम स्वरूप यह हुआ कि जमींदार तो दिन ब दिन रिच होते गए, क्योंकि उनका जो सेटलमेंट था वो तो फिक्स कर दिया गया था। लेकिन जो किसान था उसको जमींदार के रहमो करम पर रख दिया गया था। तो कुल मिलाकर के कहने का तात्पर्य है कि तीनों प्रकार के सेटलमेंट, और पहले जो इजारेदारी सिस्टम लागू किया गया था, मतलब 4 प्रकार के जो सेटलमेंट अंग्रेजों के द्वारा जो शुरू किए गए थे, उसके भारी दुष्परिणाम हुए। किसान बर्बाद हो गए, खेती पूरी तरह से, एग्रीकल्चर जो है स्टेगनेट हो गई, माने उसमें कोई डेवलपमेंट नहीं रह गया, विकास नहीं हुआ। बहुत सारे किसान खेती छोड़ के भाग गए। तो ये इसके दुष्परिणाम हुए। और नए लैंडलॉर्ड, माने नए जमींदार जो शहर में रहते थे, और उनके कारिंदे जो है वो देहातों में जाकर जहां उनका जमीन होता था वहां पर वो सबलेटिंग करते थे, माने
दूसरे लोगों को वो रेंट पर दे देते थे उस जमीन को कि एक मुश्त तुम मुझे पैसा दो और तुम अपना जो है खेती बाड़ी करो। लेकिन वो भी जो है वो जो सब लेटर जो होता था वो क्या करता था, फिर दूसरे सब लेटर को देता था। तो इस प्रकार से कहीं कहीं तो ये देखा गया कि सब लेटर की संख्या लगभग, जिसको कि आप इंटरमीडियरीज भी कह सकते हैं, बिचौलिया भी कह सकते हैं, उनकी संख्या 50 हो गई। और ये सारे जो सब लेटर थे, जो बिचौलिए थे, क्योंकि जो न्यू लैंडलॉर्ड, जो नया जमींदार था, वो तो शहर में था, तो उन्होंने क्या किया, किसानों का अत्यधिक शोषण किया, जिसके कारण से समय समय पर हिंदुस्तान में हर 4 साल 5 साल पर लगातार अकाल होते गए, जिसके बारे में अभी हम बताएंगे आपको। दूसरा कारण क्या हुआ, अंग्रेजों के आने से हिंदुस्तान का जो आर्टिजन क्लास था, जो क्राफ्ट्समैन था, वो पूरी तरह से बर्बाद हो गया। ऐसा क्यों हुआ? यदि आपको उस जमाने का 17वीं शताब्दी 18वीं शताब्दी के आर्थिक इतिहास के बारे में अगर आप देखेंगे तो आप क्या पाते हैं कि हमारा देश हैंडीक्राफ्ट के मामले में विश्व में अव्वल नंबर का था। और मैंने पूर्व के वीडियो में भी आपको बताया था कि हिंदुस्तान का जो जीडीपी था वो कितना था, 1700 ईस्वी में 24% था, इवन चाइना से ज्यादा था। 1600 ईस्वी में 22% था और 1700 ईस्वी में 24% था, मैंने 2% बढ़ गया था। मतलब कहने का आशय यह है कि जब औरंगजेब जिंदा था, हालांकि वो दक्षिण भारत में मराठों के साथ में युद्ध लड़ रहा था, लगातार 25 साल तक वो युद्ध लड़ा, गोलकुंडा को और बाद में बीजापुर को उसने मुगल एम्पायर में शामिल कर लिया। शिवाजी के साथ में उसका लगातार युद्ध चलता रहा। बाद में मराठाओं को परास्त करने के लिए वो लगातार 25 साल तक जो है ना दक्षिण भारत में रहा, दक्कन में रहा। लेकिन उसके बाद भी मुगल साम्राज्य इतना शक्तिशाली था कि उस 1700 ईस्वी में एक कैलकुलेशन के मुताबिक हिंदुस्तान का जीडीपी 24% था, मतलब पूरे वर्ल्ड के जीडीपी का चौथा भाग, 1/4 ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी। दोस्तों ऐसा क्यों हुआ? वो इसीलिए था कि हिंदुस्तान का जो हैंडीक्राफ्ट था, जो कारीगरी थी, उसके सामने विश्व का कोई भी माने कारीगरी ठहर नहीं सकता था कंपटीशन में। माने इंडस्ट्रियल औद्योगिक क्रांति आने के पूर्व तक हमारा देश विश्व में नंबर 1 था मैन्युफैक्चरिंग के मामले में। माने हिंदुस्तान मैन्युफैक्चरिंग हब था और जिसके कारण से उसकी जीडीपी 24% हो गई थी। लेकिन दोस्तों अंग्रेजों के आने के बाद में क्या हुआ? अंग्रेजों के आने के बाद में यह हमारा जो आर्टिजन क्लास था, जो कारीगर क्लास था और जो हैंडीक्राफ्ट था, उसको पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया। जैसा कि आपको मैंने पूर्व के लेक्चर में बताया था कि अंग्रेजों ने जो आर्थिक नीति अपनाई थी वो उसका 3 स्टेज था। तो आपको याद होना चाहिए, पहला मर्केंटाइल फेज, 3 फेज था। मर्केंटाइल फेज 1757 से 1813 तक, दूसरा फ्री ट्रेड फ्रॉम 1813 से 1857 तक और तीसरा फिनेंशियल कैपिटलिज्म फ्रॉम 1858 से 1947 तक। दोस्तों इसका मतलब क्या होता है? आपको मालूम होना चाहिए कि औद्योगिक क्रांति से पहले मर्केंटिलिज्म जो है वो यूरोप में वो एक महत्वपूर्ण विचारधारा था। मर्केंटिलिज्म हिंदी क्या होता है? वाणिज्यवाद। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है, पहला ये मोनोपोली पर काम करता है, नंबर 1 एकाधिकार। नंबर 2 कि इसका जो दूसरी विशेषता यह है कि बैलेंस ऑफ ट्रेड हमेशा जो है ना मदर कंट्री के पास होना चाहिए। मतलब उसे यह होगा कि जो बुलियन है, जो सोना है, चांदी है, वो विदेश नहीं जाएगा। अगर बैलेंस ऑफ ट्रेड मदर कंट्री के पक्ष में रहेगा
मतलब कहने का आशय ये हुआ कि मान लीजिए कि एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा, इंपोर्ट कम होगा, माने निर्यात हम ज़्यादा करेंगे। कोई देश अगर निर्यात ज़्यादा करता है और आयात कम करता है तो उसके जो सोने चांदी हैं, जिसको बुलियन कहा जाता है, वो उसके देश में ही रहेंगे। और तीसरा इसका इंपॉर्टेंट जो अवयव था वो क्या था? साम्राज्यवाद, जो मोनोपोली का ही एक रूप था, एकाधिकार, कि अगर एक पर्टिकुलर कंट्री को हम कब्जा कर लेंगे तो उसका हम दोहन करेंगे, उसके सारे रिसोर्सेस को हम अपने उपयोग में लाएंगे। और इसके पीछे एक विचारधारा काम कर रहा था, और वो विचारधारा यह था कि किसी भी देश का जो इकोनॉमी है या अर्थव्यवस्था है, उसको स्वतः के आर्थिक क्रियाकलापों से उसमें वृद्धि नहीं की जा सकती है। ये एक गलत विचारधारा था, ये आर्थिक रूप से ये सही बात नहीं थी। और इसीलिए वाणिज्यवाद का जो मुख्य जो स्तंभ था वो था साम्राज्यवाद, औपनिवेशवाद, जहां पर कि आपने देखा होगा कि 17वीं 18वीं शताब्दी में यूरोप के विभिन्न देशों ने, खास करके ब्रिटेन ने, फ्रांस ने, स्पेन ने, पुर्तगाल ने, इटली ने, जर्मनी ने, बहुत सारे देशों को, और बाद में अमेरिका ने बहुत सारे देशों को कब्जा किया, और उसके जो संसाधन थे उसका उपयोग उन्होंने अपने हित के लिए किया। तो दोस्तों, वाणिज्यवाद के समय में जब अंग्रेजों ने हिंदुस्तान को जीता 1757 में, तो उस समय में वाणिज्यवाद का फेज चल रहा था। इसका अर्थ उस समय में चूंकि वहां पर औद्योगिक क्रांति नहीं हुई थी, तो अब वो क्या किया उन्होंने, यहां के जो कारीगर थे उनसे उन्होंने सामान खरीदना चालू किया कम पैसों पर। जो बाजार मूल्य था उससे कम पैसों पर सामान खरीदना चालू किया, और जो कच्चा माल जो देते थे कारीगर को, वो महंगे दाम पर देते थे। तो वो दोनों प्रकार से लाभान्वित होते थे। जो अंग्रेज जो है वो हिंदुस्तानी कारीगरों का दोहरी मार लगाते थे कि एक तो कच्चा माल जो है ना ज़्यादा महंगे दामों पर देते थे, और दूसरा जो पका हुआ जो माल, जो मैन्युफैक्चर गुड्स जो हिंदुस्तानी कारीगरों के द्वारा बनाया जाता था, उसको अंडर प्राइसिंग करके सस्ते दाम पर वो खरीदते थे। नंबर एक तो वो पॉइंट हुआ। और दूसरा, बहुत सारे कारीगरों को उन्होंने अपने ये माने उन पर मोनोपोली माने एकाधिकार कर लिया था कि वो दूसरे के लिए काम नहीं कर सकते हैं। तो इसका दुष्परिणाम क्या हुआ? बहुत सारे कारीगर हैंडीक्राफ्ट्स का काम छोड़ करके, विभिन्न प्रकार के छोड़ करके गांव देहात में भाग गए और खेती पर निर्भर होने लगे। तो इस तरह से वाणिज्यवाद के फेज में जो है वो कारीगरों को और हैंडीक्राफ्ट को नुकसान पहुंचाया गया। और जब औद्योगिक क्रांति अपने जोर शोर और चरम पर था, खास करके 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में और 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में, तो अंग्रेजों ने क्या किया? उन्होंने 1813 में, जो मैंने आपको बताया, स्वतंत्र व्यापार की नीति अपनाया, और जिसके तहत में ये स्वतंत्र व्यापार नीति बेसिकली एक पक्षीय स्वतंत्र व्यापार नीति था, जिसमें कि अंग्रेजी सामान तो खुल्लम खुल्ला हिंदुस्तानी मार्केट में आ सकता था, लेकिन हिंदुस्तानी सामान इंग्लैंड में नहीं जा सकता था, या उस पर बहुत ज़्यादा कस्टम ड्यूटी लगाए जाते थे। तो ये एक प्रकार से हिंदुस्तान के जो हैंडीक्राफ्ट्स या जो कुटीर उद्योग या जो मैन्युफैक्चरिंग जो सिस्टम था, उसको बर्बाद करने का एक तरीका था। और इसका दुष्परिणाम यह हुआ कि चूंकि मशीन से बनाया हुआ सामान सस्ता होता था, और हिंदुस्तान में जो चूंकि यहाँ पर
मशीन का उपयोग ना करके मैन मेड का इस्तेमाल होता था, बरसों से कारीगरी की जाती थी, तो वो इंग्लैंड के द्वारा बनाए हुए सामान सस्ते होते थे। तो एक समय ऐसा आया कि पूरा हिंदुस्तानी मार्केट जो है वो इंग्लैंड के सामानों से पट गया। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि हमारा देश जो मैन्युफैक्चरिंग हब था, विभिन्न सामानों को बनाने के लिए सूती उद्योग में, सीमेंट में नहीं, सूती में, जूट में, ये बहुत सारे मामलों में हमारा देश नंबर 1 था। वो धीरे धीरे क्या हो गया, वो सारे हैंडीक्राफ्ट्स धीरे धीरे खत्म होते गए। सबसे ज्यादा जो कॉटन वीविंग और स्पिनिंग, ये सबसे ज्यादा जो है ना इफेक्ट हुआ, इसका प्रभाव पड़ा। इसका दूरगामी प्रभाव दोस्तों क्या पड़ा, हम जब अंग्रेज आए थे तो उस समय हमारे देश में बहुत ज़्यादा बहुत सारे शहर थे, टाउन्स थे, और इनका विकास, शहरों का विकास उन्नत आर्थिक क्रियाकलापों के कारण हुआ था। लेकिन बाद के वर्षों में हम क्या पाते हैं, बाय द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी अर्बन पॉपुलेशन वाज रिस्ट्रिक्टेड टू ओनली 10%, मात्र 10% रह गया था। 19वीं शताब्दी के अंत आते आते अर्बन पॉपुलेशन, शहरी जो आबादी है वो हिंदुस्तान में सिर्फ और सिर्फ 10% रह गई थी। इसका कारण ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि बहुत सारे जो आर्टिजन क्लास के लोग थे, जो मैन्युफैक्चरर थे, वो सब शहर छोड़ करके गांव देहातों में भाग गए थे। इसका एक और माइनस पॉइंट क्या हुआ, क्योंकि ट्रेडिशनल सिस्टम का जो इंडस्ट्री था वो तो तबाह हो गया, लेकिन जो नए सिस्टम, जिस तरह से ब्रिटेन में, फ्रांस में औद्योगिक क्रांति हो रहा था और नए नए उद्योग लगाए जा रहे थे, हमारे देश को उससे महरूम कर दिया गया। तो इसके एक परिणाम क्या हुआ कि नो ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज, नो ग्रोथ ऑफ, हमारे देश में आधुनिक उद्योग का विकास नहीं हुआ। और यह जानबूझ करके अंग्रेजों ने डेलिबरेटली इसको किया था, क्योंकि वो चाहते थे कि हिंदुस्तान का जो इकोनॉमी हो वो एक कॉलोनियल इकोनॉमी हो। और दोस्तों, कॉलोनियल इकोनॉमी की विशेषता क्या होती है? कॉलोनियल इकोनॉमी की विशेषता ये होती है औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था, हिंदी में कहेंगे। इसकी विशेषता क्या होती है कि वो मदर कंट्री, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं मेट्रोपोलिस। तो मदर कंट्री को, जो मातृ कंट्री, इस हमारे मामले में ये इंग्लैंड होगा, उसको उसके कच्चे माल को पूर्ति करने वाला देश बन जाए। और ऐसा ही अंग्रेजों ने किया। और खास करके जब उन्होंने रेलवे का विकास हिंदुस्तान में किया, और आपको पता होना चाहिए कि रेलवे में 1900 ईस्वी तक उन्होंने लगभग 360 करोड़ रुपया खर्च किया था। सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट उन्होंने रेलवे में किया। और ये रेलवे जब गांव, सुदूर देहातों में, इलाकों में जब वो फैल गए, तो वहां से कच्चे माल ले जाना बहुत आसान हो गया। कच्चे माल ले जाकर के बंदरगाह तक ले जाना, और उसके बाद बंदरगाह से फिर इंग्लैंड को ले जाना, ये बहुत आसान काम हो गया। तो हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा जो है वो मार्केट से लिंक हो गया रेलवे के माध्यम से, और ये सबसे बड़ा नुकसान दे रहा। तो दोस्तों, इस तरह से हम क्या देखते हैं कि नो ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री और
इसका एक दुष्परिणाम यह हुआ डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अंग्रेजों ने धीरे धीरे तरतीबवार से पूरे देश को डी इंडस्ट्रियलाइज कर दिया, माना औद्योगिकरण से पूरी तरह से विहीन कर दिया। इसका परिणाम क्या हुआ? परिणाम यह हुआ कि बहुत सारे जो आर्टिजन क्लास के लोग थे, बहुत सारे जो मैन्युफैक्चरर थे, अब वो लैंड पर या जमीन पर आश्रित हो गए और प्रेशर ऑन द लैंड जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया। तो बाद के वर्षों में हम क्या देखते हैं कि जो लैंड पर जो लोग आश्रित थे वो 63.5% थे। बाद के वर्षों में क्या हो गया? वो 70% हो गए। माने कुल मिलाकर के 6.5% जो आबादी है उसका इजाफा किस पर हो गया? एग्रीकल्चर पर, कृषि पर। दोस्तों, एक और इसके दुष्परिणाम हुए, और वो दुष्परिणाम क्या थे? एक और इसके इफेक्ट थे इम्पोवरिशमेंट ऑफ पीजान्ट्री, किसानों की दुर्दशा, गरीबी। और एक इतिहासकार, उस जो समकालीन जो इतिहासकार हैं, बिशप हेबर, उनका यह कहना है कि ब्रिटिश इंडिया का जो किसान था उनकी दुर्दशा ज़्यादा थी बनस्पत की, जो नेटिव स्टेट में जो किसान थे उससे भी ज़्यादा जो है दुर्दशा किसका था? ब्रिटिश इंडिया के किसानों का। यह कहना है बिशप हेबर का। और दोस्तों, इसका रीजन क्या था? जो मैंने आपको अभी 4 प्रकार के जो रेवेन्यू सिस्टम हमने बताए और उसके जो दूरगामी परिणाम हुए, और फिर जो आर्टिजन क्लास का और जो मैन्युफैक्चरर क्लास का जो पूरी तरह से तबाही हुआ, और वो लोग भी सब पूरी तरह से कृषि पर ही आश्रित जीविकोपार्जन के लिए। तो ये सारे फैक्टर मिलकर के क्या हो गया? किसानों की दुर्दशा हो गई। ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर हुआ, और वो हुआ मनी लेंडर और मर्चेंट का बहुत ज़्यादा राइज। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया था कि अंग्रेजी हुकूमत के आने के पहले हिंदुस्तान के ग्रामीण व्यवस्था में हमने क्या अभी बताया था आपको कि विलेज कम्युनिटी जो था वो सर्वे सर्वा था। विलेज के जो प्रत्येक विलेज को जमीन आवंटन था, 4000 एकड़, 5000 एकड़। उस जमीन का जो मालिक था विलेज कम्युनिटी हुआ करता था। ऐसा नहीं था कि कोई जमीन दूसरे गांव वालों को बेच दे। तो अब जो बदली हुई परिस्थिति में क्या हो गया? जब से जमीन जो है वो एक सेलेबल कमोडिटी हो गया, माने जमीन को आप खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। तो गांव देहातों में जो मनी लेंडर था, सूदखोर महाजन या मर्चेंट व्यापारी, इनके ताकत बहुत ज़्यादा बढ़ गई। और ताकत बढ़ाने में जो अंग्रेजों ने जो लीगल सिस्टम जो इजाद किया था, लीगल सिस्टम, जो कानूनी व्यवस्था, लीगल सिस्टम, ये सब जो है वो सूदखोर महाजन और व्यापारी के पक्ष में काम कर रहे थे। और चूंकि अब विलेज कम्युनिटी का दबदबा उन पर रहा नहीं, तो बहुत ज़्यादा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पर किसानों को वो कर्जा देते थे, और किसानों के द्वारा समय पर मूलधन वापस नहीं करने पर, ब्याज वापस नहीं करने पर उनके जमीन को वो क्या करते थे? नीलामी पर चढ़ा देते थे, या किसान स्वतः अपने हिस्से का कुछ जमीन बेच करके सूदखोर महाजन को पैसा पहुंचाता था। तो इन आइदर केस, माने दोनों स्थिति में क्या हुआ कि किसान वाज द लूजर। किसान जो था वो सबसे बड़ा घाटे में रहने वाला व्यक्ति था अंग्रेजी हुकूमत के दौरान।
दोस्तों 1911 में टोटल रूरल डेट जो था 1911 में टोटल रूरल डेट कितना था? 300 करोड़। रुपया। और ये 1937 में जाकर कितना हो गया? 1800 करोड़। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस प्रकार से 6 गुना ज्यादा वृद्धि हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ? 1800 करोड़ का मतलब हुआ कि पूरा जो कृषि से जो आमदनी होता था उसका 1/3 भाग, 1/3 भाग मतलब 1800 करोड़, ये जो था वो कर्जा में था, 1/3। ठीक है। तो इस तरह से अंग्रेजों ने क्या किया था? जमींदार, मनी लेंडर माने सूदखोर महाजन, व्यापारी, कॉन्ट्रैक्टर और जो बिचौलिए, इन सारे लोगों का एक कॉकस बन गया था, एक विशियस सर्कल का निर्माण हो गया था। और इसके कारण से अंग्रेजों को इनसे बहुत ज़्यादा सहूलियत मिलती थी। एक और जो है अंग्रेजों को जो फायदा हुआ वो जो ये एक वेस्टेड इंटरेस्ट क्लास जो डेवलप हुआ, उन्होंने अंग्रेज शासनकाल के स्वामी भक्ति दिखाने में कभी भी एक पैसा भी पीछे नहीं रहते थे। 1857 की क्रांति में भी उन्होंने बढ़ चढ़ करके अंग्रेजों का साथ दिया था। पूरे 90 साल का जो हमारे देश का जो स्वतंत्रता संग्राम चला, लगभग 70 साल का, या आप 1857 के बाद से ही जोड़ दें 90 साल, इसमें ये जो वर्ग था जिसके बारे में हम आपको चर्चा किए हैं, ये हमेशा अंग्रेजों के समर्थन में मजबूती से खड़े रहे। तो इसका जो पॉलिटिकल जो माने राजनीतिक जो महत्व था वो बहुत ज़्यादा था। और ये हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में बाधा डालने का काम करते थे, क्योंकि ये अंग्रेजों के पिट्ठू और सबसे बड़े दलाल थे। दोस्तों एक और परिणाम क्या हुआ? कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। इसका हिंदी क्या होगा? कृषि का वाणिज्यीकरण। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ यह होता है कि किसानों को अब मजबूर किया जाता रहा कि आप जो है वो अपने जिन्स को, अपने अनाज को मनी लेंडर को या व्यापारी को बेचें। और ये व्यापारी या मनी लेंडर जो है, जो प्रचलित जो दाम था रहता था, उससे कम दाम पर क्या करते थे? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस या अनाज को खरीदते थे। और इससे नुकसान किसका होता था? किसानों का। मान लीजिए 10 रुपये क्विंटल धान है तो खरीद कितने में रहे हैं? 5 रुपये में। लेकिन किसान बेचने के लिए मजबूर है। क्यों मजबूर है? बेबस है, क्योंकि उसे लगान भी देना है। अगर लगान नहीं देगा तो उसके जमीन नीलामी में चढ़ जाएंगे, उसको अपनी बेटी की शादी भी करनी है, बेटे को पढ़ाना भी है, खेती को भी दोबारा से खेती भी करना है, उसके विकास भी करने हैं, मेड़बंदी भी करना है, सीड भी खरीदना है, जुताई का काम भी करना है। तो किसान बेबस था, लेकिन अंग्रेज सरकार से उसको किसी प्रकार का कोई प्रोटेक्शन नहीं मिल रहा था। तो मार्केट से अर्थात बाजार से जब किसानों के अनाज को किसान द्वारा जो सामान जो पैदा किया उसको जब जोड़ा गया, तो होना तो चाहिए इससे फायदा, लेकिन हुआ जस्ट उलट। इससे नुकसान हुआ किसानों का। और इसमें सबसे ज्यादा फायदा किसको हुआ? सूदखोर महाजन और व्यापारियों को, जो अधिक से अधिक लाभ कमा रहे थे। और अंग्रेजों का जो लीगल सिस्टम था वो भी, उसका भी वो ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर रहे थे। चूंकि अधिकांश किसान अनपढ़ थे, तो वो अकाउंट बुक में मैनिपुलेटिंग करके कुछ से कुछ
रकम चढ़ा करके किसानों से चीटिंग करने का काम, फ्रॉड करने का काम ये मनी लेंडर्स के द्वारा, मर्चेंट्स के द्वारा किया जाता था। दोस्तों, एक और परिणाम क्या हुआ? रियून ऑफ ओल्ड लैंडलॉर्ड्स एंड राइज ऑफ न्यू जमींदार्स। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? जब अंग्रेज हिंदुस्तान में आए तो उस समय में भी हिंदुस्तान में जमींदार थे जो मुगल के पीरियड में वो लगान वसूली वगैरह का काम करते थे। अब जब इजारेदारी सिस्टम लॉर्ड क्लाइव के द्वारा और वारेन हेस्टिंग के द्वारा शुरू किया गया था और अधिक से अधिक लगान देने वाले को नीलामी में लगान देने वाले को उनको ज़मीन दे दिया जाता था, मैंने उसको कि आप उसको उस ज़मीन का उपयोग करें। तो इसके दुष्परिणाम क्या हुए? इसके दुष्परिणाम हुए जो पुराने ज़मींदार जो थे वो उनके बहुत सारे ज़मीन या ज़मींदारी उसे अंग्रेज़ों ने बेच दिया और नए ज़मींदारों को दिया जिसका कि गांव देहातों से कोई लेना देना नहीं था। ऐसे लोग जो शहरों में रहते थे, मर्चेंट थे, व्यापारी थे या पूंजीपति थे, वो उस जमींदारी को खरीदा। अब उस जमाने में इन्वेस्टमेंट के तो स्रोत, अन्य स्रोत नहीं थे, तो जो बड़े बड़े जो पूंजीपति थे वो जमींदारी खरीदते थे ताकि उसमें इन्वेस्ट किया जा सके। अब ऐसे जो नए जो जमींदार जो उत्पन्न हुए उनका अपने जमींदारी से कोई लेना देना नहीं रहता था, वो गांव देहात में रहते ही नहीं थे, उनको जमीन विकास करने से कोई लेना देना नहीं था। तो मैंने दैट एक काइंड ऑफ एब्सेंटी लैंडलॉर्ड, इसको क्या बोलेंगे? एब्सेंटी लैंडलॉर्ड। एब्सेंटी मतलब क्या होगा? जैसे आप एब्सेंट हो जाते हो उसको क्या बोलते हो हिंदी में? क्लास से जो गैरहाजिर हो जाते हो, अनुपस्थित या गैरहाजिर। ऐसे लैंडलॉर्ड, ऐसे जमींदार जो जमीन पर जहां पर उनका जमींदारी है वहां से वो गैरहाजिर रहते हैं। समझ रहे हैं आप? हाँ, तो वो चूंकि वो अभी मैंने बताया ना कि वो तो शहर में रहते थे, उन्होंने चूंकि उस जमाने में इन्वेस्टमेंट के निवेश करने के कोई ज्यादा एवेन्यूज, रास्ते नहीं थे, तो वो क्या किए? उन्होंने जमीनों में, जमींदारी में उन्होंने अपने पैसे इन्वेस्ट किया। औने पौने दाम में जो है ना वो में उन्होंने खरीदा, क्योंकि जो पुराने जमींदार थे वो डिफाल्टर हो गए थे। अंग्रेज जो है वो खुद काश्तकारी तो करेगा नहीं, तो ऐसे उन्होंने ऐसे लोगों को दे दिया जिनके पास में पैसे था, क्योंकि अंग्रेज को केवल पैसा चाहिए, उनको हिंदुस्तान के यहाँ के लोगों से तो कोई मोहब्बत तो था नहीं। तो इस तरह से क्या हुआ? एब्सेंटी लैंडलॉर्ड की उत्पत्ति हुई, जो कृषि के विकास में सबसे बड़ा नुकसानदायक सिद्ध हुआ। क्योंकि ये जो एब्सेंटी लैंडलॉर्ड थे उन्होंने क्या किया? सबलेटिंग कर दिया। सबलेटिंग का मतलब क्या होता है? एक दूसरा आदमी जो है ना आया, बोला साहब आपने 20,000 रुपया में ये जमींदारी लिया है जिसमें कि 200 एकड़ जमीन है, तो मैं आपको जो है ना 22,000 रुपया दूंगा, आप मेरे को दे दो। अब वो जो मेन जो जमींदार है जिसने कि नीलामी में अंग्रेज से लिया है वो तो 20,000 रुपया देकर लिया है। अब दूसरा एक आदमी आया, उसने कहा कि हम 22,000 रुपया आपको देंगे, आप काहे के लिए जहमत पालते हो, आपको मैं 22,000 रुपया दे दूंगा साल का, आप मेरे को करने दो। कुछ दिनों के बाद में, 2-3 साल के बाद, 4 साल के बाद में एक तीसरा आदमी आया, उसने कहा कि तुम 22,000 रुपया में जमींदारी जोते हो, मैं तुमको 25,000 रुपया दूंगा। तो इस तरह से क्या हो गया कि सबलेटिंग का भी जो है एक वर्टिकल जो है, वर्टिकल इस तरह से सबलेटर पैदा हो गए। अब इनका कोई लेना देना नहीं था। अब जो जमीन जो है, जो ओरिजिनल जो जमींदार है, जो न्यू एब्सेंटी लैंडलॉर्ड है, वो 20,000 में लिया था, अब वो लास्ट में जो है वो कहां जा रहा है? 80,000 में जा रहा है।
अब वो सबसे लास्ट में जो जमींदार लिया, मान लो कि छठे नंबर का जमींदार जो है सबलेटर जो है वो 80,000 रुपया में लिया, तो इसका सबका किससे पड़ा? किसानों से डायरेक्ट। अब वो किसानों से ज्यादा से ज्यादा रेंट वसूलने काम कर रहा है। अब 80,000 में लिया तो 1,000, 1 लाख, 1.5 लाख रुपया वसूल करेगा ही। तो जो जमीन, अब अंग्रेजों को तो फायदा नहीं हो रहा है, क्योंकि अंग्रेज को तो 20,000 रुपया मिल गया। जमींदारी एक बार फिक्स हो गई, अस्थाई बंदोबस्त है। तो 1947 तक कोई परिवर्तन नहीं हुआ रेंट में। और इसके जो 10/11 हैं वो अंग्रेज को चले जाता था, 1/11 लैंडलॉर्ड के पास चला गया। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकल में क्या हो रहा है? एक समय तो ऐसा है कि 50 सब लेटर पैदा हो गए। इस सब का भार किस पर पड़ा? किसानों पर, और किसान बर्बाद हो गया। तो राइज ऑफ एब्सेंटी लैंडलॉर्ड जो है ना, बंगाल में और देश के अन्य भागों में जहां पर रैयतवारी सिस्टम भी लागू किया था अंग्रेजों ने और महलवारी ने, वो धीरे धीरे क्या हो गया? लगान इतना ज्यादा रखा था उन्होंने कि बहुत सारे जमीन, किसानों के जमीन नीलामी में चढ़ गए, और वो सूदखोर महाजन और मर्चेंटों के पास या पूंजीपतियों के पास में वो जमीन पहुंच गए, और ये नए जमींदार विकसित हो गए देश के विभिन्न भागों में। और इस तरह से किसानों का शोषण अनवरत जारी रहा। लास्ट में 2 पॉइंट और बताना चाहेंगे। पहला, डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज, और दूसरा पॉइंट क्या है? स्टारवेशन एंड फेमिन्स, भूखमरी और अकाल। डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री मतलब आधुनिक उद्योगों का विकास। दोस्तों, अभी हमने आपको बताया था कि हमारा जो ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ जो इंडस्ट्री था उसको अंग्रेजों ने क्या किया? पूरी तरह से तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। लेकिन 1850 के बाद हम क्या देखते हैं? 1853 में सबसे पहले बॉम्बे में क्या हुआ? एक पारसी कवासजी नाना भाई, इसको याद रखिएगा, कवास जी नाना भाई, इन्होंने 1853 में क्या किया था? कॉटन इंडस्ट्री लगाया बॉम्बे में। उसके बाद में जूट इंडस्ट्री जो है बंगाल में 1855 में लगाया गया। 1855 में, सॉरी, मैंने आपको अभी बताया था कि 1857 के बाद में फिनेंशियल कैपिटलिज्म का जमाना आया। अंग्रेजों ने आर्थिक जगत में वित्तीय साम्राज्यवाद लागू किया 1858 के बाद से, और वो 1947 तक चला। तो दोस्तों, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि अंग्रेजों ने विभिन्न प्रकार के इंडस्ट्री हिंदुस्तान में खोला, और उसका मकसद ये था कि अधिक से अधिक लाभ कमाना। क्यों? कि यहां पर चीप लेबर मिलता था, यहां का मार्केट बहुत बड़ा था, तो यहां से अधिक अंग्रेजी पूंजीपति को लाभ मिल सकता था। तो 1858 के बाद में उन्होंने पैसा, चूंकि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति शुरू हुए लगभग 75 साल हो गए थे, तो इसके बाद में 1860 के बाद में हम क्या देखते हैं कि यहां पर फिनेंशियल कैपिटलिज्म या इंपीरियलिज्म का जमाना शुरू हो गया था। दोस्तों, इसमें हमारे देश में जैसे जमशेदजी नसरवान जी टाटा ने 1905 के लगभग में, 1907 में उन्होंने टाटा आयरन एंड स्टील जमशेदपुर में चालू किया, जो 1913 से उसका प्रोडक्शन चालू हो गया।
और इस तरह से हम क्या देखते हैं कि 1905 में 206 कॉटन मिल 206 कॉटन मिल था 1905 में हिंदुस्तान में, जिसमें अधिकांश मिल मालिक कौन थे? हिंदुस्तानी। और इसी तरह से 20 जूट मिल, इसमें भी अधिकांश जो है हिंदुस्तानी थे। ठीक है। इसके अलावा हम क्या देखते हैं कि टिम्बर मिल, लीदर मिल, वुलन टेक्सटाइल, शुगर मिल, आयरन एंड स्टील वर्क्स, सीमेंट, पेपर, माचिस, शुगर, ग्लास, ये सारे जो है इंडस्ट्री का विकास 1930 के लगभग में हिंदुस्तान में होने लगा। यहां पर ध्यान रखने वाली बात है कि अधिकांश जो इंडस्ट्री था वो ब्रिटिश कैपिटलिस्ट के नियंत्रण में था, लेकिन जो कॉटन इंडस्ट्री था उसमें हिंदुस्तानी पूंजीपतियों का ज़्यादा बोलबाला था। ठीक है। सबसे ज़्यादा जो अंग्रेजी पूंजीपति ने जो इन्वेस्टमेंट किया वो था रेलवे। और रेलवे में जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया उसमें उसका रीज़न ये था कि अंग्रेजी सरकार ने उनको एक एश्योरेंस दिया था कि भले ही रेलवे को नुकसान हो या फायदा हो, लेकिन हम आपको इतना % जो है ना आपको उसका डिविडेंड देंगे ही, माने एक निश्चित डिविडेंड आपको दिया जाएगा। तो जिसके कारण से रेलवे का बहुत ज़बरदस्त विकास हुआ, खास करके 1853 से लेकर के 1905 के बीच में। और इसमें अंग्रेज पूंजीपतियों के बहुत सारे पूंजी लगे थे और उनको एक निश्चित डिविडेंड दिया जाता था। इसमें रेलवे के मामले में अंग्रेजी सरकार ने हिंदुस्तानी पूंजीपतियों के साथ में पूरी तरह से भेदभाव रखा और उनको उसमें ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया गया। इसी तरह से अंग्रेजों ने प्लांटेशन इंडस्ट्री का विकास किया। अब चूंकि ये प्लांटेशन इंडस्ट्री जो होता है वो बहुत ज़्यादा कैपिटल इंडस्ट्री होता है, कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री होता है। तो जैसे टी हुआ, कॉफ़ी हुआ, रबर हुआ, इंडिगो हुआ, इसमें यूरोपियन जो प्लांटर्स थे उन्होंने अधिक से अधिक जो है वो इसमें पूंजी लगाया और इसके सारे जो आमदनी होते थे, जो फायदे होते थे, वो अंग्रेज उसको लेकर के चले जाते थे। दोस्तों, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय में बहुत सारे कल पुर्जे हिंदुस्तान में बनाए गए और अंग्रेजी सरकार ने उन सामानों को खरीदा और उसके बाद में उसको द्वितीय विश्व युद्ध में उसका उपयोग किया गया। तो जिसके कारण से यहाँ के इंडस्ट्री भी जो उद्योग था वो त्वरित गति से विकास होने लगा। और जिसके कारण से हम देखते हैं कि जो आज तक हमेशा हिंदुस्तानी माने ब्रिटिश इंडिया सरकार हमेशा पब्लिक डेट में रहती थी, अब वो फायदे में रहने लगी। जो हिंदुस्तानी सरकार माने ब्रिटिश इंडिया की सरकार जो हमेशा कर्ज में डूबी रहती थी, अब वो क्या हो फायदे में रहने लगी, बिकॉज यहाँ के इंडस्ट्री से सामान खरीद करके ब्रिटिश सरकार जो है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उसका इस्तेमाल किया, जिसके कारण से एक सरप्लस जो है वो ब्रिटिश भारत का अंग्रेजों के खजाने में पहुंचा, एक प्लस पॉइंट था। और इसी कारण से आप देखते हैं कि जब पाकिस्तान जब अलग हुआ था तो भारत सरकार को 55 करोड़ रुपए देने पड़े थे, वो यही कारण था, वो 1/3 भाग। दोस्तों, लास्ट में जो सबसे जो इसका जो इफेक्ट हुआ वो पॉवर्टी एंड फेमिन। अंग्रेजी हुकूमत के लगभग 200 वर्षों का परिणाम क्या रहा? अगर आप देखेंगे तो 1770 ईस्वी के बाद से ही जब वहाँ बंगाल में या पूर्वी बंगाल में सन्यासी विद्रोह हुआ था, उस समय से लेकर के 1943 ईस्वी तक हमारे देश के विभिन्न हिस्सों में हर एक 2 साल 3 साल पर अकाल पड़ते रहे और उसमें हजारों लाखों लोग मरते रहे। एक तो इसके दुष्परिणाम ये हुए, और दूसरा हमारा देश
एक गरीब मुल्क होता गया। यदि आप 1700 ईस्वी के, जैसे मैंने आपको वानगी प्रस्तुत किया था, अगर उस समय का हिंदुस्तान और उस समय का अगर ब्रिटेन देखा जाए तो दोनों में किसी प्रकार का ज़्यादा अंतर नहीं था। लेकिन 1947 आते आते हमारा देश बहुत ज़्यादा गरीब हो गया और इसके 94% लोग गरीब हो गए। 94%, जिसको 2 जून खाने के लिए प्रयास करना होता था, 2 जून खाने के लिए मशक्कत करना होता था। तो पूरी तरह से देश का जो आर्थिक व्यवस्था है वो पूरी तरह से चरमरा गया था, नंबर 1। नंबर 2, इस 200 वर्षों के दरमियान अंग्रेजों ने हमारे देश की संपत्ति को बहुत ही निर्दयतापूर्वक लूटा और एक अमेरिकी इतिहासकार के अनुमान के हिसाब से लगभग 44 ट्रिलियन डॉलर, माना अमेरिकन डॉलर्स, अंग्रेज हिंदुस्तान से इतनी की संपत्ति ले गए। तो दोस्तों, इस तरह से हम क्या देखते हैं कि हिंदुस्तान की जो अर्थव्यवस्था थी उसको पूरी तरह से औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में परिवर्तित कर दिया गया था और यहाँ के लोग दाने दाने के लिए मोहताज हो गए थे। तो दोस्तों, आज हमारा व्याख्यान यहीं समाप्त होता।